सभी हमारे गणमान्य साथियों, सभी हमारे मातृशक्ति, हमारे प्रोफेसर फणींद्र कुमार चौधरी सर, जो एक बहुत ही अच्छे शिक्षाविद और हमेशा इस समाज की कुरीतियों पर, बुराइयों पर, शिक्षा नीति पर हमेशा एक दूसरे को हम लोग बातें करते रहते हैं और उनसे मार्गदर्शन जो मिलता है उसके लिए फणींद्र चौधरी सर, प्रोफेसर फणींद्र चौधरी सर को मैं जय हिंद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, भरे मन से उनको अनगिनत सैल्यूट करता हूँ। सर हमेशा ऐसे ही मार्गदर्शन करते रहिए और हम लोग हमेशा ऐसे ही काम करते रहेंगे। आज थोड़ा सा अभिवादन में ज़्यादा समय नहीं लगाते हुए हम आगे चलते हैं। नालंदा के सोनू ने शिक्षा की सारी पोल खोल दी तथा बिहार के डबल इंजन की सरकार की भी कलई खोल दी। ठीक वैसे ही जैसे झारखंड कैडर की पूजा सिंघल IAS प्रतीक बनकर ही नहीं वरन एक अप्रत्यक्ष रूप से उसके कारनामों से यह बयां हो रही है कि अप्रत्यक्ष रूप में 90% से ज़्यादा IAS पदाधिकारियों, राजनेताओं के आपसी गठजोड़ से ऐसे घोटाले हो रहे हैं। BPSC की परीक्षा के पेपर लीक घोटाले में BDO की गिरफ्तारी इस बात का सबूत है कि आज पदाधिकारी किस प्रकार की प्रक्रिया में संलग्न है, जिसके संरक्षण और संवर्धन एवं सहयोगीकरण में राजनीतिज्ञ और राजनेता कैसे अपनी घृणित भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, जिसका सच के जांच से स्वयं आ रहा है, परत दर परत खुल रहा है। मुझे भय है कि कहीं लीपा पोती होकर ढाक के 3 पात न हो जाए। वास्तव में देश के विकास के नाम पर ये सब गेहूं में लगे हुए घून हैं। जहां तक चर्चा के क्रम में शिक्षा की बात को लेकर सोनू का नाम आ रहा है, बिहार में जनता दल यूनाइटेड और भाजपा की सरकार है। इसके मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार सर जनता दल यूनाइटेड के हैं और आज के 5वीं कक्षा का सोनू आज से 3 वर्ष पहले जब हमारे माननीय सुशील कुमार मोदी सर उप मुख्यमंत्री थे, आज सोनू को 2000 रुपया प्रति माह देने की कवायद कर रहे हैं। जहां माननीय नीतीश कुमार सर मुख्यमंत्री और माननीय सुशील कुमार सर उप मुख्यमंत्री थे, वहीं माननीय लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी RJD विपक्ष में रही है। वहीं दूसरी ओर पूर्व में महागठबंधन के मुख्यमंत्री नीतीश जी के मंत्रिमंडल में स्वास्थ्य मंत्री एवं उप मुख्यमंत्री थे। अब तो माननीय तेजस्वी जी लालू राबड़ी पाठशाला चलाने की घोषणा कर रहे हैं। बिहार की समृद्ध शिक्षा में घून लगाने का काज गठबंधन की सरकार एवं NDA की सरकार ने किया है। सोनू ने यह कहा है कि उसके पिताजी शराब पीते हैं। इस शराब को गांव की गलियों की झुग्गी में, झोपड़ियों में पहुंचाने का काज इन्हीं लोगों ने तो किया है, क्योंकि जब विधानसभा में माननीय नीतीश कुमार सर उप मुख्यमंत्री के काल में जब यह प्रस्ताव पारित किया गया कि प्रत्येक पंचायत में शराब की दुकानें खोली जाए, उस समय महागठबंधन एवं NDA के वर्तमान दल हैं, उन्हीं में से कोई दल था, या तो सत्ता में था या विपक्ष में था। तो फिर आज ये राजनीतिक दल अपने कुकर्म को क्यों नहीं स्वीकार करते? क्योंकि इस शराबबंदी पर विधानसभा में जो नियम बनाए गए, उस समय सदन में सारे दल मौजूद थे, भले ही वे दल या तो सत्ता में थे या विपक्ष में, जिनकी अदूरदर्शिता के कारण हजारों लोग जेल में पड़े। आखिर इस अदूरदर्शिता के पीछे शिक्षा का ही अभाव रहा, क्यों न माना जाए? क्योंकि एक ही शराब को गांव में पहुंचाने तक के लिए नियम बनाया जाता है और फिर दूसरी ओर फिर गांव तक से बंद कराने के लिए नियम बनाया जाता है। तो ऐसा होने से प्रदेश के करोड़ों करोड़ खर्च हुए
शासन के समय नष्ट हुए, लोकतंत्र के चारों स्तंभों को धान कूटने के बजाय भूसा कूटना पड़ा, जिससे मिला कुछ नहीं, ढीली हुई बिहार की पूरी ताकत। क्या सदन के लोग यदि गांव तक शराब पहुंचाने के पहले यदि शराब के परिणाम और दुष्परिणाम पर विचार किए हुए होते तो शायद सोनू का पिता शराब न पीता हुआ होता। वहीं दूसरी ओर बिहार के विद्यालय के शिक्षकों को शराब खोजी में न लगाया जाता। यह बात तो करेला और दूजे नीम चढ़े वाली कहावत चरितार्थ करती है, क्योंकि एक तो विद्यालय में शिक्षकों का अभाव है और दूसरी ओर उन शिक्षकों को शराब खोजी के कार्य में लगाया जाता है। ऐसा कौन सा कार्य है जिसमें शिक्षकों को नहीं लगाया जाता है? जैसे अन्य कार्यों में, जैसे पशु गणना, गृह गणना, जनगणना, पल्स पोलियो, सफाई अभियान, शौचालय स्वच्छता अभियान आदि में लगाने से तो निश्चय ही शिक्षा पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। शिक्षकों की कमी के दो कारण किए गए। एक, प्रदेश के पास पैसे का अभाव है, जिसके चलते अन्य विभागों के कर्मचारियों की बहाली में कोताही होती है। दूसरा कारण यह है कि जब समाज शिक्षित हो जाएगा तब समाज की राजनीति से चोर उचक्के पैसे वाले स्वयं बहिष्कृत हो जाएंगे। पैसे की कमी के भी दो कारण हैं। पहला कारण, राजनीति के शीर्ष मंडल के एक ही व्यक्ति कई पेंशन पा रहे हैं, तो पैसे कहां से आवे? दूसरी ओर ये पैसे सामान्य जनों के पास न जा पाएं, जिसके चलते सामान्य जनों के बीच अभाव बना रहे और ये अपने कलह और अंतःकलह के बीच अपने जीवन जीने को बाध्य रहे, क्योंकि आर्थिक दृष्टि से विपन्न लोगों को सत्य के पक्ष में आवाज उठाने की हिम्मत नहीं होती और दूसरी तरफ सामान्य वर्गों के पास फुर्सत नहीं होती और गलत तरीके से अर्जित करने वालों को देश राष्ट्र के बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं होती। वो बोलते हैं हमें क्या करना है। आजादी के पहले समग्रता की दृष्टि से भारतीयों को तोड़ने के लिए मैकाले की शिक्षा नीति आई। भारत को तोड़ दिया गया। जद्दोजहद के बाद आजाद हुए भारत को तोड़ने के लिए दिग्भ्रमित राजनीतिज्ञों ने उस मैकाले की शिक्षा नीति को कंगाले की शिक्षा नीति बना दिया। कम से कम अंग्रेज भारत को भारतीयों के हाथ जैसे सौंपा गया था, वैसे ही यह भ्रष्ट राजनीतिक डायनासोर की तरह यदि शिक्षा को न समाप्त किए होते तो भारत कब का विश्व गुरु बन गया होता। एक कहानी यहां याद आती है। एक राजा के पास हाथी था, उस पर एक महावत था। राजा ने देखा कि आजकल हाथी हमारा कमजोर हो रहा है, तो उसने हाथी से बात किया। तो हाथी ने कहा कि मेरे चारे में से 25% हमारा महावत खा जाता है। राजा ने क्या किया, उस महावत के ऊपर एक मैनेजर बहाल कर दिया। हाथी और दुबला होने लगा। फिर राजा ने देखा कि हाथी दुबला हो रहा है, तो मैनेजर के ऊपर एक और मैनेजर, मतलब चीफ मैनेजर बहाल कर दिया। हाथी और दुबला होने लगा। उसके ऊपर फिर 2-4 और नुमाइंदे कर दिए। मतलब जितने नुमाइंदे उसने किए वो सारे नुमाइंदे जब आए तो हाथी मरणासन की स्थिति में हो गया। फिर राजा ने जाकर के अकेले हाथी से बात की। उस हाथी ने कर जोड़ दिया कि इन सारे लोगों को हटा दीजिए, महावत पर ही मुझे रहने दीजिए, मैं बच जाऊंगा, मैं जिंदा हो जाऊंगा। कहने का अभिप्राय यह है, कहीं ना कहीं कहने का अभिप्राय यह है कि काश इस हाथी के मैनेजर की बुद्धि के बजाय यदि यह राजनीतिक दल यदि शिक्षा को वैसे ही गुरुकुलों, पीपल के पेड़ों या बगीचों में चलाने को स्वतंत्र हो जाते तो मुफ्त की वह शिक्षा राम, कृष्ण, अर्जुन, चरक, सुश्रुत, च्यवन, आर्यभट्ट ऐसे महारथी स्वयं पैदा होते रहेंगे। कहीं ना कहीं इन कुप्रवृत्तियों में के सुधार में श्री अरविंद केजरीवाल जी, माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार द्वारा समाधान को ढूंढे जाने वाले प्रयास को अनुभूत किए जा सकते हैं, मगर समस्याओं के अंबार काजल की कोठरी की तरह हैं
जिससे बिना कालिख लगे निकलना बड़ा दुष्कर कार्य है, मगर हम देशवासियों आशावादी हैं, इसलिए सतर्कता पूर्वक आशा की इस दीपवर्तिका को ईमानदारी पूर्वक जलाते हुए चलते रहेंगे तो अंधेरा छटेगा, सूरज उगेगा, सबको दृष्टि पुंज मिलेगा, पथ एक न एक दिन आसान होगा। तो आवश्यकता है केवल सभी राजनीतिक दल अपने दल के प्रतिनिधि विद्वान एवं कर्मठ को बनाएं, अन्यथा कुछ नहीं होने वाला। इन्हीं शब्दों के साथ जय बिहार, जय विकास आप सबके अवलोकन के लिए समर्पित है। जय हिंद।